हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मुझे कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में एटम के बारे में। किसके बारे में? एटम के बारे में। एटम क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की और ये कहाँ से, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम अगर बात करें अराउंड 500 बीसी हमारे एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कनाद। महर्षि कनाद ने कहा कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को डिवाइड करते जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उससे ज्यादा स्मॉल पार्टिकल हमें नहीं मिलेगा, यानी कि सबसे स्मॉल पार्टिकल वही होगा, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और इसी स्टेटमेंट को एक और नए इंडियन फिलोसोफर उसी के समय में आए जिनका नाम था पाकुधा कात्यायमा। क्या नाम था? पाकुधा कात्यायमा। और इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि जो टिनी पार्टिकल्स हैं जिसके बारे में महर्षि कनाद ने बात की है, हर एक मैटर उन्हीं टिनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ओके, और उनको हम क्या बोलेंगे? जो टिनी पार्टिकल्स थे उनको बोला इन्होंने परमाणु। ठीक है, और बताया कि वो परमाणु जब आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है पदार्थ। क्या बनता है? पदार्थ, दैट इज मैटर। ओके, फिर उसी के बाद में बात को और भी यहाँ तक ही नहीं लिमिटेड रखा गया, और भी आगे जो है बातें हुई जिसमें ग्रीक फिलोसोफर आए। ग्रीक फिलोसोफर कौन थे? एक डेमोक्राइटस थे और एक ल्यूसिपस थे। ये दोनों साइंटिस्ट ने बताया उसी परमाणु के बारे में ही इन्होंने भी बात की। बस क्या किया, उसी परमाणु वर्ड को इन्होंने एटम वर्ड दे दिया, विच इज ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक एक लैंग्वेज होती है जहां से ये वर्ड लिया गया, एटम लिया गया। एटम का मतलब होता है ए फॉर नॉट एंड टर्म फॉर डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। ऐसा पार्टिकल जो कि और ज्यादा डिवाइड ना किया जा सके, उस पार्टिकल को हम एटम बोलेंगे। ऐसा डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस ने कहा। ओके, अब यहां तक एटम की बात हो गई, लेकिन ये कोई भी चीज एक्सपेरिमेंटली नहीं था। ये बस ऐसे ही सारे स्टेटमेंट जो दिए गए थे, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही एक थॉट बना करके दी गई थी, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था इनके ऊपर। फिर उसके बाद ये चूंकि एटम जो होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, अलग अलग सब्सटेंस बनाते हैं, तो इसके बारे में साइंटिस्ट ने और भी ज्यादा सोचना स्टार्ट किया, थिंकिंग स्टार्ट हुई वहां से कि आखिर एटम कंबाइन होते हैं तो कैसे होते होंगे, आखिर जैसे मॉलिक्यूल बनता है तो कैसे बनता है, कोई भी चीज अगर बनती है एटम के कंबाइन होने से कैसे बनती है। तो इसके लिए कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग लॉस दिए जिसको हम पूरी तरीके से बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में टोटल 6 लॉज हैं। ओके, बट यहाँ क्लास 9th के स्टैंडर्ड से हिसाब से हम क्या पढ़ेंगे? 2 नियम पढ़ेंगे, ओनली गिवन बाय एंटोनियो लेवाइजर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। एंटोनियो लेवाइजर ने, ये चूंकि केमिस्ट थे, और इन्होंने जो लॉ दिया उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, उसके बाद जोसेफ एल प्राउस्ट, इन्होंने जो लॉ दिया उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या फिर बोला जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉ दिए गए। ओके, जो कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था, हमने बताया कि पहला लॉ दिया एंटोनियो लेवाइजर ने, और उन्होंने जो लॉ दिया उस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आइए पहले उनके लॉ को पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या है, कैसे हमने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप पहले एक चीज ये समझ लो कि कंजर्वेशन वही लगता है जहां कोई चीज रिमेन होती है, कांस्टेंट हो जाती है, मतलब यानी कि कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे टेम्परेचर आप दे रहे हो 45 डिग्री सेल्सियस, किसी को भी टेम्परेचर दे रहे हो, और शुरू से लास्ट तक अगर वही टेम्परेचर रहेगा तो इसका मतलब वो कंजर्व है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। आप बोलते हो ना कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, है ना, यानी कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना, बचाना, रिमेन जो है वो बचा रहे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कंजर्व। अभी समझो क्या है, जो कंजर्वेशन ऑफ मास दिया किसने दिया? एंटोनियो लेवाइजर ने दिया। इन्होंने बताया कि जब कभी कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो केमिकल कॉम्बिनेशन होने से पहले जो मास था और जो केमिकल कॉम्बिनेशन होने के बाद जो मास है, दैट विल बी इक्वल, वो हमेशा इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, इसीलिए इनके लॉ को कहा गया कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास सेम रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो हम पढ़ते हैं डिटेल में क्या है। इन्होंने बताया फॉर एग्जांपल सपोज करो तो मैंने हाइड्रोजन ले लिया, मैंने ऑक्सीजन ले लिया,
तो बनेगा क्या, वाटर। इसका ये देखो कि सिंबल लिखा हुआ है 2H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस वाटर ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर, 2 मोल वाटर यहाँ पे मिल गया। अब अगर देखें हाइड्रोजन सच एज 4 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, so the sum of this will be equal to the 36 ग्राम द वाटर। ओके, तो वाटर यहाँ पे 36 ग्राम अवेलेबल है। आपको देखने को मिल रहा है 4 प्लस 32 इक्वल टू 36 ग्राम। क्लियर। ऐसे यहाँ पर बताया जैसे शुगर हमने ले लिया और उसको वाटर में मिक्स करना है। अगर शुगर में वाटर में शुगर मिक्स करना है तो यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है शुगर 10 ग्राम और वाटर 50 ग्राम, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 60 ग्राम। तो जो हमारा शुगर सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी इज इक्वल टू द 60 ग्राम। ओके, समझ में आया। अगर आप राइस ले लेते हो 1000 ग्राम, इट्स मीन 1 kg, pulse 100 ग्राम, सो द मिक्सचर ऑफ राइस एंड पल्स विल बी इक्वल टू द 1100 ग्राम या 1100 ग्राम। आई बात समझ में। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि मास कंजर्व है। और जो लेफ्ट साइड में होता है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। एंड राइट साइड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ओके, तो इसीलिए इनके लॉ जो है उस लॉ को सिंपली वे में हम कह सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, total mass of reactant is equal to the total mass of product. Okay, total mass of product। इतने स्टेटमेंट में आप इनका लॉ बता सकते हो। इनका लॉ क्या था, इन्होंने कहा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यही एंटोनी लेवोइजर का लॉ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Okay students, done।